जिस तरीके से काम किया है और हर लेवल की जिम्मेदारी है हमारी इस्लामाबाद की वकला की टीम। इन्होंने सिर्फ वर्कर्स या इस्लामाबाद के MNA या असद उमर की जो अदालती पेशियां हैं और कार्रवाई है उसको नहीं भुगतना। यहाँ चेयरमैन साहब भी आते हैं और बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं जो बराह रास्त उसके अंदर भी शामिल रहे हैं कि चेयरमैन साहब की जो पेशी होती है उसका भी उस पर भी काम करते रहे हैं और कामयाबी से काम किया है। और बड़ी मुझे खुशी है और ये बड़ी आज का दिन बड़ा जबरदस्त दिन हो गया है कि 509 लोग जिनको पिछले महीने उठाया गया था उसमें से 503 लोग घर आ गए थे। पहले 6 लोग आखिरी थे और वो आज 6 लोग आखिरी जो थे आज उनकी भी जमानत हो गई है। तो पूरे 509 लोग वापस आए हुए। कान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार कान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार अच्छा तेरे जान निसार बेशुमार। मुझे ये भी मैं अपनी तरफ से माजरत भी कर लूं वकला की टीम के साथ कि इनकी मैंने जिंदगी जो है वो मुश्किल की हुई है। 25 अदद इस वक्त मुख्तलिफ केसेस मेरे ऊपर बन चुके हैं। 20 में FIR हैं, 2 FIA की इन्वेस्टिगेशन हैं, तौहीन अदालत है, तौहीन इलेक्शन कमीशन है। अभी एक नया शुरू हो गया था वो फॉरेन प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर मेरे पर आ गया। तो 25 अदद जो हैं वो केसेस मेरे ऊपर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी जिंदगी मुश्किल करने के लिए नहीं कर रहा। जहां पे मेरा नामो निशान भी ना हो वहां पे भी मेरे पर पर्चे कटते हैं। सबसे बेहतरीन पर्चा तो मेरे पर कटा F9 के बार वाला। उन्होंने कहा जी F9 के बार आप खड़े हुए थे और आप कह रहे थे पुलिस के ऊपर हमला करो और उसी वक्त दाता दरबार लाहौर के बाहर खड़ा हुआ मैं तकरीर कर रहा था जो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम चैनल्स लाइव दिखा रहे थे। तो अब तो मेरा तो कसूर नहीं है कि मैं सुपरमैन हूं। मैं लाहौर में और इस्लामाबाद में एक ही वक्त हो जाता हूं तो पर्चे काटने पड़ते हैं। तो बाबरवान साहब ये आपकी जिंदगी मुश्किल करने के लिए मैं नहीं कर रहा। अभी वो मुझे एक दहशतगर्दी का पर्चा काट लिया वहां JIT के सामने किया तो मैंने उनसे पूछा JIT के हेड से ओ भाई इल्जाम क्या है, इल्जाम तो बता दो। उन्होंने तफ्तीशी से कहा जी बताओ जी इल्जाम क्या है। उन्होंने कहा जी कि आप 6:30 बजे सुबह शादमान में आप और यास्मीन राशिद खड़े हुए लोगों को वरगला रहे थे और उनसे कह रहे थे कि पुलिस मोबाइलों को अटैक करो और पुलिस वालों को ऊपर हमले करो। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे 6:30 बजे सुबह तो मुझ पे किसी ने सो के उठने का इल्जाम नहीं लगाया। तुम कह रहे हो कि मैं दहशतगर्दी कर रहा था। तो अजीब व गरीब पर्चे कट रहे हैं। लेकिन असल चीज ये तमाम जो लोग हैं ये काबिल इज्जत हैं। हमारी तंजीम भी काबिल इज्जत है, हमारे वकला की टीम भी जो काबिल एहतराम है। लेकिन असल आज का जो फंक्शन है वो उन गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए है जिन्होंने जुबानी नहीं अमलन दिखाया है कि वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जेल जाने की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। एक दफा फिर मैं दरखास्त करता हूं सब खड़े और एक दफा फिर खराज अकीदत पेश करें। ये लोग अच्छा जो घर में बैठे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, उनको नहीं पता कि ये लोग कौन है। ये तो पेशावर सियासतदान नहीं है। ये सियासत के अंदर दिहाड़ियां लगाने के लिए नहीं आए हुए। इनके कोई जाती मकसद नहीं है। 3 साल 8 महीने हमारी हुकूमत रही है जी। मैं वफाकी वजीर था, वजीर आजम के बहुत करीब था। अमूमी तौर पे लोग समझते हैं मैं बड़ा ताकतवर वजीर था। इस 3 साल और 8 महीने में एक इस्लामाबाद का कोई वर्कर नहीं है, एक भी, जो मेरे पास कोई जाती अपने काम के लिए आया हो, कोई ने सिफारिश की हो कि मेरा जाती काम था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए इस जद्दोजहद के अंदर निकले हुए। और जितनी इनकी इज्जत की जाए उतना कम है। मैं आते हुए कुछ आदादो शुमार अपनी गिनती कर रहा था जी। 23 करोड़ के करीब आबादी है पाकिस्तान की। उसमें से तकरीबन 15 करोड़ के लगभग हैं जो बालिग हैं। हालांकि आजकल तो 12-12, 13-13 साल का बच्चा जो है वो भी नजरिया रखता है। इमरान खान ने ऐसी कौम के अंदर शोर पैदा कर दिया है और उसकी एक वजह यही मोबाइल है।
लेकिन उन 15 करोड़ में से जितने भी इस वक्त सर्वे हो रहे हैं, ओपिनियन पोल कराए के जा रहे हैं, वो सब ये बताते हैं कि 2/3 यानी 65% से 70% पाकिस्तानी यकीन रखता है कि पाकिस्तान की बेहतरी का जरिया जो है, रास्ता जो है, वो आइन के मुताबिक पाकिस्तान के उन्होंने करने हैं। उसका जरिया जो है वो एक नया इलेक्शन है। कि तकरीबन 70% पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है, यानी 10 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि यही सही रास्ता है पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क की। और जाहिर मुल्क की बेहतरी होगी तो हमारी बेहतरी होगी, हमारे घर वालों की बेहतरी होगी, हमारे बच्चों की बेहतरी होगी। ये 10 करोड़ से ज्यादा लोग यकीन रखते हैं, लेकिन उन 10 करोड़ में से सिर्फ चंद हजार हैं जिनमें से लोग, चंद 100 लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो ये सिर्फ बात पर यकीन नहीं रखते हैं। वो कहते हैं क्योंकि ये मेरी कौम की बेहतरी के लिए है तो इसके लिए मैं कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हूं। जो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ पिछले 12 महीने में सलूक किया गया है, ये सियासी वर्कर्स के साथ सलूक नहीं हो रहा। ये जैसे कोई मुल्क के दुश्मन दहशतगर्द होते हैं, ये ऐसे सलूक किया जा रहा है। सिर्फ जेल नहीं भेजा जा रहा। आज मैंने ट्वीट की है, मैंने कहा जरा देखें जी, कौम को पता नहीं चलना चाहिए कि कितने बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं वो पुलिस ने उठाए। 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, घर के अंदर आके दरवाजे तोड़ के उनको सिर्फ उठाया नहीं जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है। और करने वाले शायद ये नहीं देखते कि अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है। ये आपको शायद ताकतवर ना नजर आते हो, लेकिन जितने बड़े बड़े फिरौन दुनिया में गुजर गए, जितने बड़े बड़े फिरौन दुनिया में और पाकिस्तान में आज बैठे, ये एक राई की हैसियत नहीं रखते अल्लाह ताला के सामने। और जो जुल्म ये कर रहे हैं उनको कोई शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने क्या कहा है जी कि अगर मेरी इबादत में कोई कमी रह जाए और आपको अल्लाह ताला के पास वापस बुला लिया जाए तो अल्लाह ताला जो है रहमान है, रहीम है, वो माफ कर सकता है। लेकिन अगर किसी और इंसान के साथ ज्यादती करके आप मरे हो और उसका अजाला ना करो तो अल्लाह ताला भी माफी नहीं देता। लेकिन शायद फिरौनों के साथ ये होता है। अच्छा, ये भी एक मजाक है, मैं सुनता हूं वो जी पाकिस्तान की सियासत में तो ये होता है। नहीं होता पाकिस्तान की सियासत। इधर शाराए दस्तूर के ऊपर वो कांपे टांगने वाला जो है वो लेकर आया हुआ था अपनी लॉन्ग मार्च। क्या करने आया था? हुकूमत गिराने आया था इमरान खान की। कोई पर्चा कटा, किसी ने लाठीचार्ज देखा, कोई टीयर गैस चली, कुछ नहीं हुआ। आओ तकरीरें करो, जो मर्जी करके चले जाओ। मौलाना इधर बैठे रहे हजारों लोगों के साथ अपने। क्या किया वजीर आजम ने? को लाठीचार्ज करवाया, को कंटेनर लगवाए, को पुलिस से मार पड़वाई, को रबर की बुलेट चलवाई। उन्होंने कहा सीडीए चेयरमैन से जाके पता करो कि पानी शानी की जरूरत है तो वो उनको दो जाके। मैं इनसे पूछता था आज मेरी तस्वीरों की, क्योंकि मैं जो बात करता हूं ना वो मैं कोशिश मेरी यही होती है कि कोई इंसान गलत बयानी ना करे, जो भी बात कर रहा हो तो वो सच के ऊपर हो। बल्कि मुझसे एक दफा एक लड़का पूछ रहा था, उसने कहा सर आप ये टीवी प्रोग्राम पे जाते सर, इतने मुश्किल मुश्किल सवाल पूछते तो आप फौरी सबका जवाब दे देते, तो सर आप बहुत तैयारी करके जाते। मैंने कहा नहीं, मेरे पास इसका फॉर्मूला है, वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे और मेरे दरमियान है, हर एक को नहीं बताना। तो अब वो मेरे करीब आ गया ना कि बहुत बड़ा ये राज बताने वाला है। मैंने कहा सच बोलना शुरू कर दो, सोचना नहीं पड़ता। तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये वो एंकर ने कहा वो जी सियासत, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होता। 3 साल 8 महीने मुझे बताओ कौन पीपल्स पार्टी वाला कोई वर्कर है इस्लामाबाद का, कौन मुस्लिम लीग नून का वर्कर है जिसके खिलाफ हमने कोई पर्चे कटवाए हो? मुझे तो एक भी नहीं पता। मेरी तस्दीक की गई है, मुझे बताया गया है कि 4 या 5 पे पर्चे कटे थे, एक उसमें से था जेल भेजा गया था, एक। अच्छा, हमें पता भी नहीं था उसका, अगर पता होता तो उसको वैसे ही छुड़वा देते। ये हर एक के साथ नहीं होता। ये हो क्यों रहा है? जरा आखिर में ये बात आप जरा समझें कि आप जिस जद्दोजहद के अंदर शामिल हैं, जिसके लिए आपने ये कुर्बानी दी, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान को आपका मशहूर होना चाहिए, ये जद्दोजहद है क्या?
کوئی عمران خان نے فیکٹریاں لگانی ہے, کوئی آپ کو بڑے بڑے گھر کو مل جانے, کوئی اسد عمر اپنی چھوٹی گاڑی سے کسی بڑی گاڑی میں چلا جائے گا. اچھا یہاں پہ کوئی بیٹھے ہوئے پرانے دوست کوئی جماعت اسلامی والے ضرور بیٹھے ہوئے ہوں گے. سراج الحق صاحب, یہ آپ نے کیا کام کیا بھائی؟ آپ نے جا کے ٹی وی کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ 170 ارب روپے کے ہیں پیسے, اور وہ میں آپ کو بتا دوں جو رقم آپ نے بتائی ہے کچھ نہیں ہے. وہ 170 ارب سے زیادہ تو ایک اسامی ہے پاکستان کی سیاست میں جن کا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. یہ پیسہ آپ کو کسی نے کم بتایا, نام اس کے اندر لیتے ہوئے جوش خطابت میں عمران خان, شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, اسد عمر. تو سر جھوٹ ہم بولتے نہیں ہیں اور دوسرے کا جھوٹ ہم برداشت کرتے نہیں ہیں. تو آج بابر اعوان صاحب اور عثمان سوادی کدھر ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے, ادھر بیٹھے ہوئے, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لیگل نوٹس سرو کر دیا ہے ان کو. تو ہمارے تو نہ ملک کے باہر کئی پیسے, نہ ہم نے کوئی جائیدادیں بنانی ہے, نہ آپ یہ کام کرنے کے لیے نکلے. لیکن یہ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو پچھلے, میں اگر اپنی کالج کے زمانے سے دیکھوں تو میرا بڑا شوق تھا, میں ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ ورلڈ بینک کی آتی تھی, اس میں دیکھتے تھے سالانہ دنیا میں باقی کتنی ترقی ہوئی, پاکستان میں کتنی ہوئی. پچھلے 30 سال میں, 35 سال 40 سال میں ایک ہی چیز بدلتی ہے, کون سا ملک پاکستان سے آگے چلا گیا. یہ بدقسمتی ہے لیکن حقیقت دنیا کا ایک ایک کر کے ملک آگے چلا جاتا رہا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ملک کا جس کو حکمران ہونا چاہیے, جو اس ملک کے اصل حقیقی مالک ہیں یعنی پاکستان کے عوام, ان کو فیصلے نہیں کرنے دیا جاتے. جب یہ لوگ, جب پاکستان کے عوام اپنے فیصلے خود کریں گے, کوئی فیصلہ اپنی خرابی کے لیے نہیں کرتا, اپنی بہتری کے لیے کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے چند لوگوں کے ہاتھ میں, وہ اپنی ذاتی تو فائدے کرتے ہیں, وہ اپنی خرابی کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. ان کے سارے فیصلے اپنے لیے بہترین ہوتے ہیں, لیکن ملک کی تباہی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بنیادی جدوجہد ہے جس کے لیے آج عمران خان نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا ہے, اور سب کو اپنے حق کا بھی احساس ہے, اور سب اس منزل کی حصول کے لیے جدوجہد بھی کرنے کو تیار ہے. کوئی گھر میں بیٹھ کے, کوئی لوگوں کو رائے دے کے, کوئی جلسے کے اندر شرکت کر کے, اور کچھ آپ جیسے عظیم غازی جو آخری حد تک جا کے جیلوں کی صحبت بھی برداشت کرنے کو تیار ہے. انشاءاللہ تعالی میرا دل کا یہ ماننا ہے, میں پہلے سے یہ بات کرتا ہوں, اس کا کوئی طریق انصاف سے بھی تعلق نہیں ہے. میرا یقین یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور دلیل میں اس کی ہمیشہ سے یہ دیتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے 27 رمضان المبارک کو بنا تھا. یہ سال میں کسی دن بھی بن سکتا تھا, یہ اس خاص دن بنا اس لیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک نے ترقی کرنی ہے, اور جب یہ اس ملک کی ترقی کی تاریخ لکھی جائے گی, ہم جا چکے ہوں گے, یہ نوجوان جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر شرکت کریں گے. اور جب دنیا میں تاریخ لکھی جائے گی کہ کیسے پاکستان ایک عظیم قوم بنا اور کیسے اس ملک نے ترقی کرنی شروع کی, تو لوگ جو ہے وہ 2022 میں شروع ہونے والی جدوجہد کو کہیں گے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, یہ وہ مقام تھا جہاں سے پاکستان نے اٹھنا شروع کیا. اور آپ سب لوگ کی جدوجہد جو ہے, آپ سب لوگوں کی قربانی جو ہے وہ بنیاد ڈال رہی ہے اس عظیم پاکستان کی. پاکستان